अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ऑफ थेराप्यूटिक्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि इमोबिलाइजेशन से या स्ट्रेच से आपके टिश्यूज़ किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके टिश्यूज़ की या बॉडी की जो मोबिलिटी है या आपकी जॉइंट्स की या स्ट्रक्चर की मोबिलिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये कि एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, और दूसरी बात कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी एक्सटेंसिबिलिटी है, दोनों पर डिपेंड कर रही होती है। तो जब हम इमोबिलाइज कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मोबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये दो बातें होती हैं। अब जब हम स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि ये ऐसी टेक्निक होती है जो सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो जब स्ट्रेच होता है तो वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। एज अ रिजल्ट आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो मोबिलिटी को इंप्रूव कर रही होती है। ठीक है, ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था जो स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर जो इस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था इलास्टिक, विस्कोइलास्टिक एंड प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक टिश्यू की एबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा एक्सटेंसिबल है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रेच हो सकता है, कितना ज़्यादा उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ आ सकता है आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इलास्टिसिटी। देन हमारे पास आती है विस्कोइलास्टिसिटी। बेसिकली ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से ना उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ कम आएगा, वो लाएगा ही नहीं, वो कोशिश नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करेगा उस डिफॉर्मेशन को। बट अगर ये स्ट्रेस सस्टेन किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके टिश्यू की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी। बट वंस द स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी से भी मुराद यही है कि टिश्यू को आपने स्ट्रेंथ जो है वो अगर आपने लेंथन किया, स्ट्रेस अप्लाई किया या स्ट्रेच किया तो उसके बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न कर पाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है विस्कोइलास्टिसिटी, जो मैंने आपको बता दी, ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना क्रीप का, रेट डिपेंडेंस का, तो उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एट फर्स्ट बट वंस सस्टेन लेंथ चेंजेस एंड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ वंस द स्ट्रेस इज रिमूव। देन हमारे पास आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हम लोग कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके बाद हमने अगर इतना स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है, इतना स्ट्रेस हमारा इंक्रीज़ हो गया है कि टिश्यू दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं कर पा रहा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन परमानेंट चेंज इन लेंथ, परमानेंट चेंज इन द टिश्यू स्ट्रक्चर और शेप, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। एंड देयर इज़ अ लिमिट टू विच अ टिश्यू कैन बिकम इलास्टिक। मतलब एक लिमिट है जहाँ तक वो अपनी एक्सटेंसिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ होती है, एक लिमिट है जहाँ तक उसकी इलास्टिसिटी है। उसके बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस को जो है वो सस्टेन किया है तो पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर अगर हम अपने बुक के अंदर यही प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी क्या है, टिश्यू जब स्ट्रेच होता है वो दोबारा से अपनी प्री स्ट्रेच स्टेट के अंदर जो है वो रिटर्न कर पाता है। विस्कोइलास्टिसिटी है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वही बात जो मैंने आपको बताई है। प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टू अज्यूम अ न्यू एंड ग्रेटर लेंथ आफ्टर द स्ट्रेच फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास अब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, अब देखिए हमारे जो मसल्स हैं या हमारी बॉडी है ना उनके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं। कुछ होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स और कुछ होते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स। कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स के अंदर आपके मसल्स आते हैं, आपको मोटर यूनिट्स आते हैं, मसल फाइबर्स आते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे एक्सेसिवली वहाँ पर मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज़ आ सकते हैं, जिसमें टेंडन हो सकते हैं, जिसमें लिगामेंट्स हो सकते हैं। ये सब एलिमेंट्स होते हैं जिनका मेन काम जो है वो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। तो अब हमारे पास इन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट की कंपोजिशन ये डिसाइड करती है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी कंपोजिशन ये डिसाइड करती है कि आपके टिश्यू की स्ट्रेंथ, आपके टिश्यू की इलास्टिसिटी या आपके टिश्यू की जो है विस्कोइलास्टिसिटी कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम कोलेजन की बात करते हैं। कोलेजन हमें पता है कि जहाँ पर भी हम कोलेजन की बात करेंगे वहाँ स्ट्रेंथ की बात आएगी, वहाँ स्टिफनेस की बात आएगी। ठीक है, ये वो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर जो क्या करती है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, किसी भी किस्म की टेंसाइल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। जिस टिश्यू के अंदर कोलेजन ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही कम वो इलास्टिक होगा। ठीक है, ये बात है। अब कहते हैं कि जब हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो इमेच्योर होते हैं तो उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता इनके बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं उतना ही मुश्किल होता है कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक करना। दैट इज़ वाई जिन टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा टेंसाइल फोर्सेज आ रही होती है, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, ठीक है, या ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेज आ रही होती है, दे हैव मोर ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर है। टिश्यू विद लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द कोलेजन प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट
है। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिन, ठीक है। दूसरी प्रोटीन आती है जिसको हम इलास्टिन कहते हैं। इलास्टिन ई से है, ये आपको कहती है कि दिस इज़ एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी आपकी टिश्यू की वो प्रॉपर्टी है जिसके बाद टिश्यू के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि टिश्यू के अंदर इलोंगेशन हो रही है व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्मॉल लोड्स, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज़ इलास्टिसिटी। और ये किसकी वजह से है, इलास्टिन की वजह से है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टिश्यू के ऊपर एकदम से हाई लोड्स आ जाएँ तो टिश्यू एब्रप्टली फेल हो जाता है, सो वो अगली चीज़ आती है प्लास्टिसिटी। तो वो कहता है कि ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर इलास्टिन ज़्यादा है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स उनके अंदर इलास्टिन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी प्रोटीन आती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलिन, और ये आपके टिश्यूज़ को बल्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, फिर इन प्रोटीन्स के अलावा अब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स वगैरह होते हैं, जो आपके बोन वगैरह होती हैं, उनके अंदर एक मैट्रिक्स भी तो होता है जिनको ग्राउंड सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस हमारे पास वाटर हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीग्लाइकन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। प्रोटीग्लाइकन्स 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं, आपके मैट्रिक्स को हाइड्रेट करते हैं, ग्लाइकन्स हैं और ये स्टेबलाइज करते हैं कोलेजन को, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोलेजन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, अगेन आई हैव मेंशन प्रीवियसली कि कोलेजन को तब वहाँ पर कोलेजन ज़्यादा होगी जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो ये क्या कर रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे होंगे कंप्रेसिव फोर्सेस को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो बेसिकली आपके मैट्रिक्स कंपोनेंट्स के अंदर जो भी लिंकेज है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है और एक्सेसिव लिंकेज विद अदर स्ट्रक्चर्स उसको प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। मतलब फाइब्रस चेंजेस आने देंगे, एडहेजन्स नहीं बनने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इन जनरल जो हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक स्पेस को मेंटेन करते हैं, एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या ऐसी क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करते हैं जिसके बाद वहाँ पर टिश्यू मोबिलिटी लिमिटेशन हो जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी इस यूनिट में जो उसने डिस्कस की हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यू, अगेन वही बात है कि जितनी ज़्यादा एक टिश्यू के ऊपर टेंसाइल लोड आएगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर कोलेजन होगी, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन होगी प्रोटियोग्लाइकन्स की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो इसने हमारे अंदर डिस्कस की हुई है वो मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर डिटेल में बताऊंगी, जिसमें वो ये बात करता है कि बोन्स कैसे ब्रेक होंगे, कोलेजन के फाइबर स्टिफ हैं वो कैसे खुलेंगे, ताकि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी समझने में इस तरह आसानी होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारी जो कोलेजन है वो डिफरेंट तरह से अरेंज हुई होती है। एक बात उसने यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो हमारी कोलेजन है ना उसको जो क्योंकि स्टिफ होती है तो उसको एक तो स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए होती है, पहली बात है, और उसके बाद वो बहुत जल्दी फेल हो जाती है क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फेलियर से मुराद है उसकी बहुत जल्दी लेंथ इंक्रीज हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इलास्टिन है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आएगा। यूजुअली वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 150% तक हमारी जो है ना इलास्टिन के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना वो लोड ले सकती है, वो जल्दी फेल नहीं होती है। कोलेजन कैन फेल अर्लियर, ठीक है। अब ये फेलियर क्या होता है ये भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे टेंडन्स या लिगामेंट्स इनके अंदर हमारे कोलेजन फाइबर्स डिफरेंटली अरेंज हुए होते हैं। टेंडन्स की बात करें तो वो कहते हैं कि कोलेजन फाइबर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, ताकि ये टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सके। अब टेंडन्स और मसल्स के दरमियान जहाँ पर फाइबर्स होते हैं ना ये हमारे पास आपस में सीरीज़ में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास पैरेलल थे, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कुछ हमारे पास ये सीरीज़ में अटैच हुए होते हैं मसल्स के साथ। तो वो कहते हैं कि ये इसलिए होता है ताकि वहाँ पर जो भी लोड आता है उसको रेजिस्ट कर सके और वहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट को अलाउ कर सके। फिर कहता है जी अब आपकी स्किन के अंदर किस तरह से अरेंज हुए होंगे, तो जो हमारी स्किन है उसके अंदर हमारे पास जो रैंडम ओरिएंटेशन होती है इन फाइबर्स की, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है, तो ये चीज़ आती है। स्किन के अंदर भी इसकी रैंडम ओरिएंटेशन होती है और लिगामेंट्स के अंदर जॉइंट कैप्सुलर फेशिया के अंदर भी इसकी अलाइनमेंट वेरी कर रही होती है। लिगामेंट्स के अंदर ज़्यादा पैरेलल फाइबर्स होते हैं उनका, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर होता है, तो ये चीज़ उसके अंदर जो है वो लिगामेंट्स क्योंकि दे आर सपोज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है, तो उसके अंदर हमें पता है कि कोलेजन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और उसके अंदर कोलेजन को इस तरह से ही अरेंज होना चाहिए कि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम इनिशियल थिंग्स ताकि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ आ सके।
ये देखें उसने यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया है, कोलेजन के बारे में बात करता है, ठीक है, फिर वो इलास्टिन के बारे में बात करता है, फिर रेटिकुलिन, ग्राउंड सब्सटेंसेस, प्रोटीग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या काम करते हैं आपके, फिर मैकेनिकल बिहेवियर क्या है नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स का, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको इसके साथ बताऊंगी। उसके बाद मैंने टेंडन, लिगामेंट्स के अंदर ओरिएंटेशन बता दी। टेंडन्स के अंदर पैरेलल होते हैं, कैन रेजिस्ट अ ग्रेटर टेंसाइल लोड, फाइबर अलाइनमेंट इन सीरीज विद द मसल फाइबर टू ट्रांसमिट मसल फोर्स टू द बोन, ताकि फोर्स जो है वो बोन के अंदर ट्रांसफर हो सके। Skin collagen fibers have random orientation and so are limited in resisting higher level of the tension, ठीक है। फिर हमारे पास है ligaments, joint capsule and fascia fiber alignment varies so that it can resist multi-directional forces. Ligaments that resist major joint stresses have more parallel orientation of the collagen fibers and have larger cross sectional area। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारा कवर होता है, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत जो है वो एक आइडिया लिया कि हमारे टिश्यूज़ के जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।